गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम ट्वेल्थ बायोलॉजी रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे एमनियोसेंटेसिस को। एमनियोसेंटेसिस क्या है? कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में ये पूछा गया है और दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एमनियोसेंटेसिस एक ख़ास तरह का टेस्ट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जहाँ पर फीटस के चारों ओर जो आपका एक तरह से कवर होता है, ये आप कह सकते हैं जो प्लेसेंटल फ्लूइड होता है एमनियोसेंटेसिस फ्लूइड, उसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि जो फीटस है या एम्ब्रियो है उसका सेक्स क्या है, वो मेल है फीमेल है, लड़का है या लड़की है। तो काफ़ी ज़्यादा ये चर्चाओं में रहता है, काफ़ी ज़्यादा इससे जुड़ी हुई चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती है अखबारों में, टीवियों में, और बहुत सारे ये एक तरह से गंभीर ये विषय है, तो इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, अ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम्स पैटर्न इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो क्रोमोसोम्स के पैटर्न को पहचान कर एमनियोसेंटेसिस फ्लूइड के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि उसका जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो XX है या XY है, और इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं उसके पूरी तरह से डेवलप होने से पहले ही कि लड़का है या लड़की है। तो हालांकि इस एमनियोसेंटेसिस टेस्ट को इसलिए ईजाद किया गया था ताकि हम जो एम्ब्रियो में होने वाली बीमारी है, जो रिटार्डेशन है या जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं, ये बीमारियाँ जो जन्मजात बच्चों को मिल जाती है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, इनको हम ठीक कर सकें, इनका हम इलाज कर सकें जब बच्चा एम्ब्रियो में ही है, जब वो अपनी फीटल स्टेज में ही है। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही, कुछ लोगों ने या ज़्यादातर लोगों ने इसका मिसयूज़ किया और फीटल के अंदर ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पता चलता था कि लड़की है। तो जैसे हमारे भारत देश में जहाँ पर स्टीरियोटाइप्स बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर लिंग भेदभाव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लड़का और लड़की को लेकर विवाद होता है कि जैसे कि लड़कों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, लड़कियों को उतना तरजीह नहीं देती। भ्रूण हत्या या फिटलिसाइड, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। फिटिसाइड का मतलब भ्रूण हत्या होता है, तो भ्रूण के अंदर ही उसे मार डालना, उसे मरवा देना। तो ये सारी चीज़ें सामने आई। उसके बाद भारत में इसे पूरे तरीके से प्रतिबंधित कर दिया, इसको बैन कर दिया। आप अगर किसी अस्पताल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है, या किसी आप सोनोग्राफिक या फिर आप अगर अल्ट्रासाउंड वगैरह करने किसी हॉस्पिटल में जाते हो या सेंटर पर जाते हो तो वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है कि हमारे यहाँ पर लिंग की जांच नहीं होती है, ये कानूनी अपराध है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए, लिंग जांच करते हुए, या कोई डॉक्टर ऐसा लिंग जांच करता हुआ पाया गया, तो वो दंडनीय अपराध है। उसका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है, उसे जेल हो सकती है, उसका अस्पताल सील हो सकता है, और साथ में आपको जो लोग करवा रहे हैं इसको, उनको भी सज़ा होगी। तो ये काफ़ी गंभीर मुद्दा था, क्योंकि भारत जैसे देश में लड़कियों को लेकर काफ़ी लिंग भेदभाव किया जाता है, तो इसीलिए इस टेस्ट को बैन कर दिया गया। अब ये इलीगल है और पनिशेबल ऑफेंस है भारत के अंदर। अब ये किस एक्ट के तहत आता है? अंडर PNDT एक्ट, यानी कि 2000 के आसपास ये एक्ट बनाया गया था। इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा PC की प्री कॉन्सेप्शन और PNDT की प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। तो इस एक्ट के अंदर ये सारे अपराधों को मेंशन किया गया है कि इस PC जो इंडियन पेनल कोड है, IPC की धारा, इसके तहत आपको किसी को भी सज़ा मिल सकती है अगर वो ऐसा करता हो पाया गया। लेकिन जो यूरोपियंस कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री है, वहाँ पर लिंग को लेकर इतना भेदभाव नहीं है। वहाँ पर ये लीगल तौर पर ये अप्रूवल होता है कोर्ट से, जुडिशरी से, पुलिस से, शासन से, कि हम उससे कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसकी इजाज़त देती है, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं वो थोड़ी एडवांस सोच के हैं। हमारा देश अभी भी काफ़ी पीछे है इन चीज़ों में। चलिए, तो एमनियोसेंटेसिस आपको पता चल गया। एक बार इसके डेफिनेशन को आप अच्छे से देख लेंगे और इस फुल फॉर्म को भी आप अच्छे से देख लेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। भारत में आए दिन इसके बारे में बात होती है, अखबारों में, टीवियों में, न्यूज़ चैनल्स में।
तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है जनसंख्या विस्फोट। हमारी जनसंख्या भारत की खासकर लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग 1.25 अरब से ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं और हमारी जनसंख्या अभी भी उसी ग्रोथ से लगातार बढ़ती जा रही है। विश्व में हम दूसरे स्थान पर आते हैं जनसंख्या में, पहले पर चाइना आता है, ठीक है, लेकिन 2030 तक हम चाइना को क्रॉस कर जाएंगे ऐसा अनुमान है WHO का, लेकिन शायद अभी भी हम उसी के नज़दीक ही हैं। खैर, उस पर किसी और दिन डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखते हैं। ट्रेमेंडस इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जब अचानक से बहुत तेज़ी के साथ पॉपुलेशन की साइज़ और ग्रोथ बढ़ जाए तो वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाता है। जैसे कि भारत में आए दिन आप बसों के अंदर, ट्रेनों के अंदर, या जो आपके जो लोकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं उनमें आप लोगों को लटकते हुए देखते हो, बसों के ऊपर चढ़े हुए लोगों को देखते हो, ट्रेनों के ऊपर लटके हुए, या इस तरह से आए दिन आप चीज़ें देखते हो। बैंकों के अंदर भीड़ आप देखते हो, रेलवे स्टेशन के अंदर आप इतनी भीड़ देखते हो। तो ये इतनी पॉपुलेशन है हमारे भारत में और काफ़ी जो यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह यही है कि आज जो हमारा देश जो है वो बेरोज़गार है, यहाँ का युवा बेरोज़गार है, क्योंकि संसाधन हमारे पास सीमित है। ऐसा नहीं कि संसाधन हमारे पास आते जाएंगे, बनते जाएंगे। संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित है और वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन उल्टा हमारी जनसंख्या इसके अनुरूप बढ़ रही है, इसके विपरीत बढ़ रही है। तो संसाधन हमारे पास कम पड़ रहे हैं, इसलिए सरकारी नौकरियां और खाने पहनने के लिए ये चीज़ें कि हमारे पास कमी है, अच्छी एजुकेशन हम नहीं दे पा रहे हैं, तो वजह यही है। अब थोड़ा सा नज़र डालते हैं, थोड़ा जो कुछ डाटाज हैं जो NCERT ने मेंशन किए हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 2 बिलियन यानी कि 2 अरब थी 1990 में। 1990 में जो दुनिया की जनसंख्या थी वो 2 बिलियन यानी कि 2 अरब के करीब थी, लेकिन 2000 में 6 बिलियन हो गई। देखिए आप, मात्र 10 सालों के अंदर 4 अरब तक बढ़ जाना कितनी बड़ी गंभीर समस्या है कि जो डिकेड था 90s का, इसमें जनसंख्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है विश्व की, तो इसने बहुत ज़्यादा गंभीर रूप ले लिया है इस वक्त। और 2018 के अगर सेंसस की हम बात करें WHO एस्टीमेट के अनुसार, तो इसमें क्या है, या वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2018 की जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो लगभग 7.5 अरब से भी ज़्यादा है, 7.5 बिलियन। आप खुद देख लीजिए कि मात्र 18 सालों में हम इतने, यानी कि थोड़ा सा ग्राफ गिरा है, लेकिन 1990 के दशक में, 1990 के दशक के बाद जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और अभी भी बढ़ रही है, सीमित नहीं हुई है या फिर इसमें कोई गिरावट नहीं आई है, अभी भी ये उसी स्पीड से लगभग बढ़ रही है। अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत के अंदर बेटा, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, जब हम आज़ाद हुए थे, उस वक्त भारत की जनसंख्या 35 करोड़ या 36 करोड़ के आसपास थी, लेकिन ठीक 53 साल बाद 2000 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारी जनसंख्या 100 करोड़ हो चुकी थी। मात्र 53 सालों में हमारी जनसंख्या लगभग 65 करोड़ के आसपास बढ़ी है। तो आप खुद देखिए कितनी ज़्यादा जनसंख्या हमारी बढ़ी है और कितनी तेज़ी के साथ हमारी जनसंख्या बढ़ रही है अभी भी। 2011 के सेंसस के अनुसार जो हुआ था भारत में, और अगला आने वाला सेंसस 2021 में यानी कि अगले साल होगा, 2011 के अनुसार हम 121 या 22 करोड़ लोग काउंट किए गए थे। जो जनजाति है, जो और जो दूसरे ट्राइब्स हैं, उनकी जनसंख्या काउंट नहीं की गई थी, इसके बावजूद हम 121 करोड़ थे। अभी जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि हमारी जनसंख्या लगभग 135 या 36 करोड़ हो चुकी होगी, तो उसके अनुसार अगर हम 2021 की बात करें तो हमारी जनसंख्या 135 या 140 करोड़ के आसपास बेटा हो चुकी होगी। अब रीज़न क्या है भारत में या विश्व में पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, जहाँ भी कई कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसकी वजह है, सभी नेशनों की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। जैसे कि अगर हम बात करें उल्टा स्वीडन और जापान की, तो यहाँ की जनसंख्या कम हुई है, जबकि स्वीडन की तो बहुत कम हुई, क्योंकि वहाँ पर जो यूथ है वहाँ पर समलैंगिकता ज़्यादा देखी गई है, शादी वगैरह वहाँ पर लोग नहीं करते, बच्चे ज़्यादा पैदा करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते, इसलिए वहाँ की जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ, वो बहुत कम हुई है। भारत, बांग्लादेश जैसे देशों में ये लगातार अभी भी बढ़ रही है, पाकिस्तान जैसे देश हैं, और इस तरह से ये चाइना है,
या दूसरे जो भारत यानी कि इंडियन पेनिनसुला जो है, यानी कि जैसे म्यांमार है, इन कंट्रीज़ में अभी भी लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो बहुत सारे रीज़न हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब इसका रीज़न क्या है? तो सबसे पहला है जो रैपिड डिक्लाइन डेथ रेट, मृत्यु दर का घट जाना और मृत्यु दर का बढ़ जाना। डेथ रेट में कमी आना, यानी कि जो मरने वाले लोग हैं, 1000 लोग हैं अगर, तो उन 1000 लोग में अगर 500 लोग मर रहे हैं और 500 लोग जिंदा हो रहे हैं तो बैलेंस बना हुआ होता है। लेकिन अगर 500 यानी कि लगभग 300 लोग मर रहे हैं और 700 लोग पैदा हो रहे हैं उस दिन, तो जनसंख्या का जो रेशियो है वो लगभग 2 गुना यानी कि 2 पॉइंट ऊपर है, यानी कि 200 से ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं। जो लगातार वो जनसंख्या का जो ग्रोथ है, कर्व है, वो ऊपर की तरफ जाएगा। डेथ रेट का कम होना और बर्थ रेट का बढ़ जाना। इसके अलावा जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है, MMR, इसको भी याद रखिए, यानी कि जो मदर की जो प्रेगनेंसी एज होती है, उससे जैसे कि हमारे देश में जल्दी जो महिला होती हैं वो गर्भवती हो जाती हैं और लंबे समय तक बच्चे पैदा करती हैं, तो इस वजह से भी जो मैटरनिटी रेट है वो कम होता है। इसके अलावा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, बाहर के देश में बच्चों की ज़्यादा मृत्यु दर ज़्यादा नहीं होती है, यानी कि मृत्यु दर कम होती है, बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं, ज़िंदा रहते हैं, तो उससे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी काफ़ी कम है। ये भी एक वजह है पॉपुलेशन ग्रोथ का। अब इसका उल्टा, इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, जितनी ज़्यादा रिप्रोडक्टिव एज के लोग होंगे किसी भी जगह, किसी भी देश के अंदर, तो वहाँ की पॉपुलेशन लगातार बढ़ेगी। बस जितने बूढ़े लोग होंगे उतनी जनसंख्या कम है, लेकिन जितने जवान लोग होंगे, जितने रिप्रोडक्टिव एज के होंगे, वहाँ पर जनसंख्या का कर्व जो होगा वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अब इसके लिए जो क्या स्टडीज़ अपनाई हैं जिससे कि हम कंट्रोल कर सकें, मेज़र कर सकें पॉपुलेशन ग्रोथ को, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक को यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे नए टॉपिक पर।